Now, extraction of metal, very important. Class 10 Science, metal and non-metal. आज हम जो जानेंगे वो है क्रिएशन ऑफ मेटल। धातुओं का निष्कर्षण। धातु जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं और इन अयस्कों को हम कई चरणों से गुजरने के बाद इसको शुद्धिकरण करते हैं और शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। आइए हम ग्राफ के द्वारा हम इसको समझते हैं। अभी हमने देखा था कि अयस्क हमें कैसे प्राप्त होता है और इन्हीं अयस्कों से, ठीक है, हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। सबसे पहले हमें जो प्राप्त होती है वो होती है अयस्क की ओर, जिसको हम अयस्क बोलते हैं। अयस्क तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। दूसरा होता है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। और तीसरा होता है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। यानी कि धातु उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। यानी कि अभी हमने जाना कि और अयस्क तीन प्रकार के होते हैं। एक हाई, दूसरा मध्य और तीसरा निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन और के द्वारा अभिक्रिया करा करके शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस
ऑफ मोल्टन ओर, गलित धातु का विद्युत अपघटन। जब गलित धातु को विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त करके हम यहाँ पर शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त करते हैं, प्योर मेटल, शुद्ध धातु। जो मध्य विक्रियाशील धातुएं हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहले जो है वो है कार्बोनेट अयस्क, और दूसरा है सल्फाइड ओर। कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। इनको कैल्सिनेशन के द्वारा और इसको रोस्टिंग के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कैल्सिनेशन मतलब निस्तापन, और रोस्टिंग मतलब होता है भजन। जितने भी कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनको कैलिनेशन के द्वारा, निस्तापन के द्वारा, और जितने भी सल्फाइड अयस्क हैं उसको रोस्टिंग के द्वारा प्रथम चरण में प्रतिक्रिया किया जाती है। उसके बाद दोनों प्रकार के धातुओं को ऑक्साइड ऑफ मेटल यानी धातुओं का ऑक्सीकरण किया जाता है। और उसके बाद रिडक्शन टू मेटल और फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, इन प्रक्रियाओं से गुजारनी पड़ती है। ऑक्सीडाइज ऑफ मेटल धातुओं का ऑक्सीकरण, फिर धातुओं में अपचयन, और फिर धातु का शोधन। इतनी प्रक्रियाओं से इसे गुजारी जाती है।
और फिर धातुओं का शुद्धिकरण। वहीं पर जो निम्न क्वालिटी के जो धातु हैं उनको सप्लाइड और सल्फाइड अयस्क, फिर को रोस्टिंग किया जाता है, फिर मेटल प्राप्त होता है जिसको रिफाइनिंग किया जाता है। जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं इनको रोस्टिंग किया जाता है, यानी कि भर्जन, और फिर हमें धातु प्राप्त होती है और फिर इसको शुद्धिकरण या परिष्करण किया जाता है। रोस्टिंग किया गया, फिर इसको मेल्टिंग किया गया और फिर परिष्करण। और इस प्रकार से हमें प्योर मेटल, शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से धातुओं को शुद्ध करके और निकाला जाता है। पहले क्या किया जाता है ना, जो मेटल्स हैं 3 प्रकार के हैं, ठीक है ना। एक जो उच्च अभिक्रियाशील है, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को सिर्फ गलित अवस्था धातु का विद्युत अपघटन करके प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है। जो मध्य अभिक्रियाशील धातु है, 2 तरह के धातुएं होते हैं, एक कार्बोनेट और दूसरा सल्फाइड और। इसमें कार्बोनेट जो होता है वो निस्तापन यानी कैल्सिनेशन, और सल्फाइड जो होते हैं उसको भर्जन विधि से पहले तैयार किया जाता, उसके बाद धातुओं का ऑक्सीकरण, धातुओं का अपचयन और धातुओं का शोधन करके प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है। जो निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं जैसे सल्फाइड अयस्क हैं, उसको रोस्टिंग करके मेटल प्राप्त किया जाता है, फिर उसको परिष्कृत कर करके प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से हम धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। पहले ये धातु ओर के रूप में, अयस्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। अयस्कों से हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। अब हम अलग अलग तरह से देखते हैं कि किस प्रकार से हम प्रतिक्रिया कर करके सभी चरणों को समझते हैं कि विद्युत अपघटन क्या है, निस्तापन, भर्जन, ठीक है, रिफाइनिंग, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल,
लो इन द एक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। Metals low in the activity series are very unreactivity। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनविक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड, द ऑक्साइड ऑफ द मेटल कैन बी reduced to metals by heating alone। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। HgS प्लस O2 को गर्म करते हैं तो HgO प्लस SO2 की प्राप्ति होती है। यहाँ इसको संतुलित कर देते हैं।
और दूसरा रिएक्शन हम यहाँ आगे लिखते हैं। यहाँ दोनों रिएक्शन को समझें। HgS इसको सिनबार बोला जाता है, और HgO इसको पारद या मरकरी बोला जाता है। पारद, Hg पारद या मरकरी। अब यहाँ पर देखिए HgS वायु की उपस्थिति में यहाँ पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट या इसको तापन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, HgO प्लस SO2 में परिवर्तित हो जा रहा है। यहाँ पर HgO को भी तापन कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Hg अलग हो रहा है और ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यानी कि हमको Hg जो है पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। इसको हम कहेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड। पहले सिनबार को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, HgO मर्करिक ऑक्साइड बनता है। अब मर्करिक ऑक्साइड को फिर से हीट करते हैं तो Hg यानी कि पारा का हमें प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रकृति में उपलब्ध तांबे को भी केवल वायु से गर्म करके ऐसे प्राप्त किया जाता है। ये तांबे को देखते हैं कि तांबे को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। हम तांबा लेते हैं। तांबा हमेशा, यहाँ रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पर कॉपर में सल्फर मिला होता है, इसको ऑक्सीजन के साथ में हीट करते हैं। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर गैस निकलती है। अब हम दूसरे चरण में कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है ना, Cu कॉपर के साथ में गर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 6Cu यानी कि कॉपर तांबा प्राप्त होती है। और सल्फर गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाते हैं और तांबा प्राप्त हो। इस तरह से हम देखें तो Hg पारा Cu तांबा जैसे रिएक्टिव है ना, जो अति सक्रियता श्रेणी में आते हैं, इसको सिर्फ हम गर्म कर करके
हम शुद्ध ओर में प्राप्त कर सकते हैं, गर्म करके हम शुद्ध धातु में प्राप्त कर सकते हैं।